जो क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनलिज्म जो था वो टेरिटोरियल था, ना कि एथनिक और रिलीजन। ये प्लूरल भी था, नॉन कोर्सिव भी था और सिविल था। तो ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ दिए हुए इंडियन नेशनलिज्म का, आपको उसके बेसिस पे एनालाइज करना है। तो देखिए आंसर में आप लिखोगे कि कैसे जो हमारी डाइवर्सिटी थी वो इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी दिखी, वो चाहे रिलीजियस हो, लैंग्वेज हो, कल्चरल हो, हर तरह से। जो हमारा कल्चरल और एथनिक डिफरेंसेस था तब भी हमें एक कॉमन बॉन्ड दिखा, ठीक है। तो आपको एनालाइज करना होगा कि किस तरह से वो कॉमन बॉन्ड ग्रो किया और आया हमारे देश में। इंडियन नेशनलिज्म जो मूवमेंट था वो बहुत लंबा एक स्ट्रगल था अगेंस्ट ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म। और इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक थे, एक तो एंटी इम्पेरियलिज्म और दूसरा नेशनल यूनिटी। जो फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल हैं फॉर ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म, वो है पहला पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड। देखिए जब पार्टीशन हुआ बंगाल का कर्जन के समय, तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम लोग का डिवीज़न नहीं हो सकता, हम लोग एक हैं। दूसरा पॉलिटिकल यूनिटी। पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। पहला है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड, दूसरा पॉलिटिकल यूनिटी, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, चौथा इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न एजुकेशन, पांचवा रोल ऑफ प्रेस, छठा सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी, सातवां इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश, आठवां रिवॉल्ट ऑफ 1857 और नौवां एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइटन, फिर दसवां इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, ग्यारहवां रोल ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड एजुकेशन, फिर बारहवां रेशियल एंटागोनिज्म। चलिए देखते हैं इसको। पहला मैंने जैसा कहा कि पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवाइड, जैसे लॉर्ड कर्जन के समय जब पार्टीशन हुआ बंगाल का, तब लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हम एक हैं, हमारा डिवाइडन नहीं हो सकता। दूसरा पॉलिटिकल यूनिटी, मतलब कि जो ब्रिटिश रूल था उसमें एक तरह से पूरे इंडिया को एडमिनिस्ट्रेटिवली और पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया। पूरा देश एक ही इम्पेरियलिस्ट के अंदर था और वो एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सिस्टम चला रहा था। तीसरा कि जो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट, चाहे वो टेलीग्राम हो या रेलवेज़ हो या पोस्टल हो या रोड्स हो, तो उससे क्या हुआ कि पूरा इंडिया कनेक्ट हो गई और लोगों में यूनिटी आई। चौथा कि इंग्लिश लैंग्वेज, मतलब कि एक जो तबका था लोगों का वो एडुकेटेड हो रहा था वेस्टर्न एजुकेशन में या इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वेस्टर्न आइडियाज़ और जो लिबरल आइडियाज़ उससे लोगों को नॉलेज हो रही थी और साथ में एक नेशनलिज्म की फीलिंग भी ग्रो कर रही थी। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्रेस। जो प्रेस था वो चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो या वर्नेकुलर हो, वो ग्रो कर रहा था और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मूव ओवर कर रही थी, क्रॉस ओवर कर रही थी पूरे इंडिया में। नेक्स्ट है सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, चाहे वो ब्राह्मो समाज हो, रामकृष्ण मिशन हो, आर्य समाज हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी हो। इससे एक तरह का प्राइड का फीलिंग आया लोगों में। फिर नेक्स्ट है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश। तो चाहे वो दादा भाई नारोजी का हो या आरसी, जो भी मतलब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्रिटिश का, इस बात को मॉडरेट्स ने सामने लाया। जो आईएनसी का अर्लियर फॉर्म, जो मॉडरेट्स थे पहले, उन्होंने जो जिस तरह से ब्रिटिश एक्सप्लॉयट कर रही थी इस चीज़ को हाईलाइट किया और इससे लोगों में एंटी ब्रिटिश फीलिंग आई। और पूरे इंडिया में जब ये फीलिंग फैली तो उससे भी एक यूनिटी और नेशनलिज्म की भावना ग्रो की। फिर रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 से लोगों को एक और ज़्यादा क्लोजली फील हुआ कि किस तरह से जो इम्पेरियलिस्ट ब्रिटिश हैं वो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लोगों के बीच में और एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और साथ में उनको ह्यूमिलिएशन और इंसल्ट भी फील हुआ। तो इस कारण से भी नेशनलिज्म ग्रो की। फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइटन। लाइटन के समय दिल्ली दरबार हुआ, जबकि उस समय बहुत बड़ा फेमिन भी चल रहा था इंडिया में। लाइटन ही थे जिन्होंने पास किया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और इंडियन प्रेस एक्ट। साथ में मतलब कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसमें जो प्रेस का फ्रीडम है उसके ऊपर बंदिश लगाया लाइटन ने। साथ में जो आर्म्स एक्ट था उससे क्या हुआ कि जो इंडियंस थे उनको अलाउ कर दिया आर्म्स रखने से। तो इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइटन था, तो उसमें लोगों को और ज़्यादा अवेयर हुए कि जो एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ हैं ब्रिटिश के, तो इस इन टर्न इससे क्या हुआ कि हम लोग के बीच में नेशनलिज्म की भावना ग्रो की। फिर इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी ये था कि जो भी इंग्लिश कोई भी इंग्लिश आदमी कोई क्राइम करेगा तो उसका ट्रायल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश जज नहीं करेंगे, मतलब यूरोपियन जज नहीं करेंगे, इंडियन जजेस भी करेंगे। ये था इल्बर्ट बिल
इसी के अगेंस्ट बहुत सारे जो यूरोपियन थे उन्होंने इसका विरोध किया। तो जो ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी थी, तो इससे और ज़्यादा जो इंग्लिश जिस तरह से डिफ्रेंशिएट करते थे इंडियंस के बीच में, ये सामने आया। तो ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन। तो फिर अब नेक्स्ट है कि जो वेस्टर्न थॉट और एजुकेशन लाए ब्रिटिश ने, वो भी इम्पैक्ट किया इन टर्म्स ऑफ कि जो ये एजुकेशन था, इससे एक ऐसा क्लास इंट्रोड्यूस हुआ जो कि इंडियन था ब्लड और कलर में, लेकिन इंग्लिश था टेस्ट में। ये एक तरह का लिंक था बिटवीन गवर्नमेंट एंड मासेस। नेक्स्ट है रेशियल एंटागोनिज्म। इंग्लिश मैन को लगता था कि वो सुपीरियर है हर एस्पेक्ट में, और वो नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस जॉब्स हैं स्पेशली हायर लेवल पे वो इंडियंस को जाए, वो रिजर्व करके रखते थे यूरोपियंस के लिए। तो ये रेशियल एंटागोनिज्म, चाहे वो आपका एल्बर्ट बिल हो या जिस तरह से रिजर्व करते थे वो, अब कुछ जो अपर सीट्स हुए, ठीक है, चाहे वो इंडियन सिविल सर्विस का हुआ, तो ये सब से पता चलता था कि उनमें रेशियल एंटागोनिज्म था। वे हमें इन्फीरियर मानते थे कंपेयर टू द इंग्लिश। तो इसीलिए भी वो नेशनलिज्म की भावना ग्रो की। इंडियन नेशनलिज्म सक्सीडेड क्योंकि उसमें उसका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक था, जैसे कि कॉस्मिक विजन। मतलब कि जो इंडियन कल्चर है वो मानता था कि जो यूनिवर्स है वो places human being in the center of the universe as a divine creation which celebrates individuality and difference of opinion in the society। मतलब हम लोग के बीच में डाइवर्सिटी है, तब भी एक यूनिटी है, और एक ह्यूमन बींग जो है वो सेंटर है यूनिवर्स का। दूसरा सेंस ऑफ हार्मनी, मतलब कि इंडियन फिलोसफी और कल्चर, चाहे वो बुद्ध का हो या जो हमारा वेद हो, तो उसमें एक हार्मनी दिखती है। तीसरा टॉलरेंस, हमारे देश में अलग अलग रिलीजन के लोग आए हैं, रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी, जैसे अलग अलग रूलर्स आए, सेटल हुए, तो एक तरह से टॉलरेंस देखा गया, चाहे वो रिलीजन हो जैसे कि मुस्लिम, क्रिश्चियन, जूस, जोरस्ट्रियन, या फिर जो रूलर्स हैं जैसे साका, हुन्स, सीथियंस, ये लोग आए, फिर बाद में मुग़ल आए। तो एक तरह से टॉलरेंस की जो बेसिक फीचर है वो हम लोग के सोसाइटी में दिखती है। चौथा है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी, पांचवा एडेप्टेबिलिटी, छठा कास्ट सिस्टम और हायरार्की, और सातवां यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो जो कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी है, ये है कि बहुत सारे इन्वेजन आए लेकिन एक कंटिन्यूटी रही, ठीक है। जैसे वो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजन, एपिक्स, लिटरेचर, फिलोसफी, ट्रेडिशन। फिर नेक्स्ट एडेप्टेबिलिटी, मतलब जिस तरह से समय चेंज होता है, जगह चेंज होता है, लेकिन तब भी एक इंडियन सोसाइटी रुकती नहीं है, वो अडेप्ट करती है। हमारी सोसाइटी हमेशा चेंज करती है टू बिकम बेटर, इट्स नॉट रिजिड सोसाइटी। फिर नेक्स्ट है कास्ट सिस्टम और हायरार्की। Indian system has evolved system of social stratification which in the past have been accommodating outsider। तो पहले जब कास्ट सिस्टम इतना रिजिड नहीं था, तो उस समय तक जो कास्ट सिस्टम बेसिक यूज़ उसका था कि एक सेग्रीगेशन करे सोसाइटी में, ताकि जब नए लोग आए तो उस सेग्रीगेशन के बेसिस पे आप उनको बैठा दें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि मतलब पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर जाए। बेस्ड ऑन द जॉब, बेस्ड ऑन द ऑक्यूपेशन, पीपल वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कास्ट, ठीक है। हालांकि बाद में जाके वो फिर रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस भी बना, ठीक है। फिर यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन द सेंस कि हमारे देश में बहुत सारी डाइवर्सिटी है, चाहे रिलीजन हो, कल्चर हो, ट्राइब्स हो, डिफरेंट रेसेस हो, और तब भी इंडिया में एक कंटिन्यूटी और एक कनेक्टिंग थ्रेड दिखता है। तो इसलिए भी तो ये सच है कि ब्रिटिश रूल वाज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू अवेकनिंग, लेकिन हमें खुद में भी एक बेसिक कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जिसके कारण डिस्पाइट डाइवर्सिटी इंडिया डिड नॉट ब्रेक डाउन। तो ये हो गया। थैंक यू।